जैसे कि हमने अभी पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेयर वाटर एंड ओशनिक वाटर। उसके बाद अपना टॉपिक छूट गया था यूज़ ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने बताया था, पानी का उपयोग हम पीने के लिए, सिंचाई के लिए, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के लिए, परिवहन के लिए, घर के कामों के लिए कलेक्ट करते हैं। मेजर वाटर और सबसे अधिक उपयोग हम सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करते हैं। पानी का उपयोग सिंचाई को बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है और ये हमें सिंचाई के स्रोत कहाँ कहाँ मिलते हैं? नहरों के द्वारा, नलकूपों के द्वारा और तालाबों के द्वारा। अब आता है प्रॉब्लम एंड कंजर्व वाटर द रिसोर्स। समस्या है और उसकी समस्याओं का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं, उनको किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं। वाटर रिसोर्स प्रॉब्लम आर द multi-factor the pretend the ability, use the quality and management at the time the independent sufficient water was the available for irrigation is the irrigation in the industries, but now is the population grow the insufficient. Southern India the expensive water the security in the summer, whereas it is not so in rain season. The ability of water resource depend on power supply in the irrigation, which are irritated, but tube well there the renewable utilization, conservation and management of water resource has become the necessary. In view the limited ability water is the increasing demand in the uneven ability, it has become the imperative conserve water resource. Following three steps the instill of the in the direction. इसमें हम पढ़ते हैं कि जल संबंधी के अनेक प्रकार की समस्याएं जिनका संबंध हम संसाधन की उपयोगिता, उपलब्धता, उसकी गुणवत्ता और उसकी प्रधानता के रूप में हम देखते हैं। स्वतंत्रता के समय सिंचाई और उद्योग धंधे जल से सामान्य तरीके से चल सकते थे, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई वैसे वैसे जल की कमी हो गई, क्योंकि जल की मात्रा, शुद्ध जल की मात्रा या भूमिगत जल की मात्रा में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि वो और दिन पर दिन कम होता गया। गर्मियों के कारण जल का संसाधनों का अभाव हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में जल वाष्पीकृत हो जाता है, जिसके कारण वो पृष्ठीय जल या भूमिगत जल के स्तर भी कम होते जाते हैं। और दक्षिण भारत में पानी की मात्रा कम, भूमिगत जल की मात्रा कम होती है, जिसके कारण भी दक्षिण भारत में लोगों को जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है, बल्कि वर्षा जल की कमी होती है, वर्षा भी कम होती है, जिसके कारण जिन क्षेत्रों में वर्षा की कमी होती है उन क्षेत्रों में उद्योग धंधे भी इतने अच्छे फलीभूत नहीं हो पाती है, विकसित नहीं होता है। जिन प्रदेशों में और नलकूपों किस द्वारा सिंचाई होती है, विद्युत नलकूपों सिंचाई होती है, तालाब, बांध, नहर बनाते हैं, तो वहाँ पे विद्युत के लिए भी पानी के पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपस्थित हैं, जिसका प्रभाव हमें विद्युत उपकरणों पर भी देखने को मिलता है। परंतु इन जलों को रोकने के संसाधन सरकार ने बहुत तरीके से इनको जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया है जनता को कि वर्षा के समय जो जल का संरक्षण करेगा उसे सरकार उचित इनाम देगी, या सरकार जल संरक्षण के लिए जो भी स्कीम निकालती है उसके उपकरण लगते हैं या उसको जो जिस प्रकार से कर सकती है वो सरकार अपने द्वारा खर्चों पे खुद करवाएगी, परंतु उसके लिए मनुष्य को जागृत होना बहुत ज़रूरी है। वर्षा जल को संचित करने से ही भूमिगत जल का स्तर बढ़ता है, और अधिकतर जब मनुष्य प्रगति की ओर विकसित है तो मनुष्य सड़कें, रोड, अपने एरिया जो कि पहले के ज़माने में कच्चा होता था, अब कंक्रीट के द्वारा या उसको सीमेंट के द्वारा पक्का कराने के बाद वो ज़मीन उस पानी को सोख नहीं पाती है और वो बह के निकल जाता है, जिसके कारण भूमिगत जल का स्तर भी कम होता है। तो ये समस्या हमें देखने को मिलती है कि हम गर्मियों के समय पानी के लिए हमें दर दर भटकना पड़ता है। इसीलिए सरकार ने ये कहा है कि जो भी व्यक्ति अपने छतों का पानी सीधे ज़मीन के अंदर उतारता है तो उसे एक सरकार उचित इनाम देती है या प्रोत्साहित करती है या उसे सम्मानित करती है, और इसलिए हम जल का संरक्षण करना चाहिए ताकि हमें आने वाले समय में, क्योंकि जल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जल एक बहुमूल्य धरोहर है और इसकी आपूर्ति कोई भी सब्सटेंस या कोई भी इसका पूरक नहीं कर सकता है। जल की आपूर्ति सिर्फ जल ही कर सकता है, इसलिए इसका संरक्षण करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सरकार ने 3 कदम उठाए हैं कि वर्षा जल का संरक्षण,
इसके अफवाह को या मतलब इसके बहाव को रोकना, छोटी बड़ी नदियों का जो जल है वो एक जगह इकट्ठित करके उसको वैज्ञानिक तरीके से, जैसे कि एक छोटा सा गड्ढा बना के काफ़ी भूमि के जल को, पृष्ठीय जल को इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे तालाबों का रूप दे सकते हैं। जल को प्रदूषण से बचा सकते हैं। नदियों में जो जल बह के जाता है उसको हम प्रदूषित होने से बचाएं, क्योंकि जो नल प्रदूषित जल जाता है, क्योंकि वो प्रदूषित जल किसी भी चीज़ के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो जल को प्रदूषण से बचाना भी जल का संरक्षण करना होता है। अभी अपन ने 2 टॉपिक पढ़े, मृदा संरक्षण, मृदा और जल, सॉइल और वाटर। अब हम पढ़ते हैं वन। वन्य मतलब वन से रिलेटेड जितने भी हैं, वन्य प्राणी हैं, वनस्पति है उसका, और ये मनुष्य के प्रकृति के दिए हुए संसाधन हैं जो कि मनुष्य को बहुत ही अति आवश्यक होते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यूज द देयर द कंजर्वेशन। द लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ द सरफेस द demonizes the tree in the from the natural vegetation are now the forest are the available gift to the nature. There are the important nature resource is the estimate the original 1/4 part of earth, 25% is covered the forest, but their forest covering have been the riskily destroyed the main of for agriculture settlement in the industry. Therefore how only 50% एरिया आर सरफेस द कवर्ड बाय फॉरेस्ट। भूमि का विस्तार या भूमि का वो विस्तृत क्षेत्र जहाँ पे प्रकृति वनस्पति के वृक्षों की प्रधानता होती है वो वन कहलाते हैं। ऐसे भाग जो पृथ्वी का पृष्ठीय भाग जो रहता है जहाँ पे पेड़ पौधे और वनस्पति बहुत अधिक मात्रा में होती है वो जंगल कहलाता है या फॉरेस्ट कहलाता है। जंगल हमें प्रकृति की महत्वपूर्ण देन है और ऐसा प्रारंभ पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले भी वनस्पति थी, इसलिए प्रकृति या वनस्पति जो इम्पोर्टेंट है वो प्रकृति हमें संसाधन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी का 1/4 भाग मतलब 25% भाग वनों से ढका हुआ था, किंतु मनुष्य ने जैसे जैसे विकास होता गया तो वो रहने के लिए भूमि ढूंढने लगा। तो उसने जैसे जैसे जंगलों का ज़्यादा विनाश करने के कारण मानव ने पृथ्वी का धरातल का विकास करने के लिए उन्होंने जंगलों को नष्ट करना शुरू कर दिए। और जब जंगलों को आवासीय स्थान बनाने के लिए उसने जंगलों को अधिक से अधिक काटना शुरू कर दिया। और जब आवासीय होगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो उन्हें खाने की आपूर्ति नहीं होगी, तो उन्होंने खेती करने के लिए भी जंगल को डिस्ट्रॉय करना या जंगलों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। फिर जब जंगलों को ख़त्म करना, खेती भी हो गई, आवास भी हो गया, तो लोग रोजगार ढूंढने लगे, जिसके कारण वहाँ पे उद्योग धंधे बनाने लगे। इसके कारण भी मनुष्य ने जंगलों को कटाई करना शुरू कर दी थी। इस प्रकार मनुष्य जैसे जैसे विकसित होता गया वैसे वैसे जंगलों का डिफॉरेस्टेशन होता गया या जंगलों का कटाव बढ़ता गया। अब अनुमान ये लगाया जाता है कि पृथ्वी पर केवल 15% भाग में ही वन पाए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ एरिया, क्लाइमेट एंड सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इन द नेचुरल vegetation uneven because location, soil, the condition for the climate condition are not same. Variety of the forest found in India due to valid climate condition and the uneven topography. According to Botanical Survey of India, about the 47,000 species of the plant are found, out of the which the 5,000 species are found only in India. One, the basic of distribution there are the following type: the Indian forest, tropical forest, monsoon forest, dry tropical forest, forest of the delta regions, Himalaya forest. You can study about the description of these forests and wild life in the prevention class.
मतलब प्रकृति वनस्पति का वो स्थान या स्थिति को पता लगाती है वहाँ की जलवायु को, कि वहाँ की वनस्पति किस प्रकार से है। तो जिसके कारण जहाँ वहाँ की वनस्पति जैसी होगी वैसे ही हमें मिट्टी मिलती है, वैसे ही हमें जलवायु मिलती है। वहाँ का वातावरण भी उसी प्रकृति पे ही निर्भर रहता है। जिस एरिया में, मान के चलो, जिस एरिया में हमें जंगल या पेड़ पौधे अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं तो वहाँ का वातावरण ठंडा होगा, वहाँ पे वर्षा अधिक मात्रा में होगी, वहाँ पे पोल्यूशन कम होगा। और इसी के अपोजिट जहाँ पर पेड़ पौधों की उत्पत्ति कम होती है वहाँ का वातावरण भी शुष्क होता है, गर्मी वाला होता है। और जब बारिश होती है तो वो भी मॉइस्चर वाला या आर्द्रता वाला रहता है, उमस वाला रहता है। तो इसके कारण हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे या प्रकृति पर निर्भर रहता है। वातावरण की असमानता भी प्रकृति के आधार पर ही पाई जाती है। प्रकृति का वितरण काफ़ी भिन्न भिन्न तरीक़ों से होता है। भारत में प्रकृति का, जैसे कि हम उत्तरी भाग में जाते हैं, भारत के उत्तरी भाग में या उत्तराखंड में जाते हैं तो वहाँ पे प्रकृति हमें बहुत अधिक घनी मिलती है। हम इसी के अपोजिट हम राजस्थान की तरफ जाते हैं तो प्रकृति हमें बहुत कम देखने को मिलती है। मद्रास तरफ जाते हैं और मध्य भारत की तरफ आते हैं तो वहाँ पे भी वनस्पति हमें कम देखने को मिलती है। तो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड या उत्तरी भारत में वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है, वहाँ पे वर्षा बहुत जल्दी आती है। और यहाँ राजस्थान में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, शुष्क होता है, वहाँ पे हमेशा लू चलती है। तो मतलब वो गर्म प्रदेश होता है, जिसके कारण आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि प्रकृति अलग अलग विभिन्न तरीक़ों से अलग अलग वातावरण को निश्चित करती है या मौसम को निश्चित करती है। उतनी जितनी प्रकृति में जलवायु की विविधता पाई जाती है, जैसे जैसे धरातल में असमानता होती है उसी तरह से प्रकृति में भी असमानता होती है। जहाँ पे अधिक वन पाए जाते हैं वहाँ पे मौसम ठंडा रहता है, जहाँ पे कम वन पाए जाते हैं वहाँ पे मौसम गर्म होता है। भारतीय वनस्पति में पेड़ पौधों की लगभग संख्या 47,000 प्रजातियाँ थी, जो कि अब 47,000 से घटकर 5,000 की प्रजातियाँ हैं जो केवल भारत में ही देखने को मिलती है। और भारतीय वनों का वितरण हम निम्नलिखित तरीके से उष्णकटिबंध या सदाबहारी वन, मानसूनी वन, मरुस्थलीय वन जैसे कि नाम से, डेल्टाई वन, फॉरेस्ट एंड डेल्टा रीजन्स, हिमालय और पर्वतीय क्षेत्र। आपने देखा होगा कि वनों के आधार पर भी वन्य जीव का विवरण हम देखने को मिलता है। जहाँ पर हमें जंगल अधिक मात्रा में पाया जाता है या जंगल घना भना रहता है तो वहाँ पे वन्य जीव भी हमें देखने को अधिक मिलते हैं।